Hello, hello, hello. Hi everyone. My name is Anchal Arora and we have met already. But still, तुम लोग को नाम याद हो जाना चाहिए. Good morning everybody. Good morning, good morning, good morning. Hi. तो बढ़िया है, 9:30 पहुंच चुके हो, मतलब उठ चुके हो. तो अब पढ़ाई शुरू करते हैं. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट. गुड मॉर्निंग, हाय, गुड मॉर्निंग. ठीक है. लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आज पढ़ना है. बट बिफोर वी बिगिन, छोटी सी गुहार है. वो गुहार इसलिए क्योंकि वो लॉजिकल गुहार है. क्योंकि पीवाईक्यू बुक्स हैं, fundabox.in पे मिलेंगी. एंड आई एम नॉट जस्ट सजेस्टिंग कि केमिस्ट्री बाय करो या फिजिक्स या बायोलॉजी, सब बाय करो. आई टेल यू व्हाई. इफ यू डोंट बाय दीज पीवाईक्यू बुक्स, व्हाट ऑल कैन हैपन. तुम लोग को इवेंचुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कुछ चाहिए और तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए भी कुछ चाहिए. सीधी सी बात है, देखो क्यों झूठ बोलना. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रीवियस 30 साल के क्वेश्चंस कर लो तो एक आइडिया रहता है कि नीट का लेवल क्या है. हम लोग कोई बहुत क्रॉस तो नहीं कर रहे, हम लोग कोई बहुत नीचे तो नहीं चल रहे, वो सब तो करना तो चाहिए ही प्रैक्टिस. तो तुम्हें 2 किताबें खरीदनी पड़ेंगी ईच सब्जेक्ट. केमिस्ट्री की 2 एग्जाम्पलर एंड पीवाईक्यूज, फिजिक्स की 2 एग्जाम्पलर एंड पीवाईक्यूज, बायोलॉजी की 2 एग्जाम्पलर एंड पीवाईक्यूज. यहाँ पे बढ़िया गेम क्या है, यहाँ पे बढ़िया गेम है कि विद ऑफर तुम्हें एक ही ऐसी किताब पर सब्जेक्ट मिल जाएगी जिसमें तुम्हें पीवाईक्यूज भी हैं पिछले 30 सालों में जो भी आया हुआ है, प्लस एक थोड़ा सा एड ऑन बेनिफिट होता है ना कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस भी वही मिल गए. वरना क्या होता है, किताबें पढ़ी रहती है, डर लगता रहता है कि यार 6 किताबें तो ये अलग से है और ये तो बुक्स भी अपनी सिलेबस की भी तो होती हैं, 11th की 12th की सबकी वो भी तो बुक्स है. एनसीईआरटी थोड़ी पढ़ना छोड़ दोगे. तो इतनी सारी किताबें देख के आधा डिमोटिवेट तो वैसे ही हो जाते हैं. तो किताबों का भार कम करो, लॉजिकली पढ़ाई करो, रेलिवेंट चीजें पढ़ो. और वो रेलिवेंस तुम्हारे जीवन में लाने के लिए हम लोग रात दिन जागे हैं. सो वी वर अप फॉर सो मेनी नाइट्स प्रिपेयरिंग दीज पीवाईक्यूज फॉर यू, आंसरिंग ऑल दी क्वेश्चंस प्रॉपरली, प्रोवाइडिंग हिंट्स एंड सॉल्यूशंस, ताकि तुम लोग को वो गेम ना खेलनी पड़े जो शायद हमने उस टाइम पे खेली थी कि इतनी सारी किताबें किसको पढ़े और किसको छोड़े. ऑल्सो जो रेकमेंडेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक्स होती हैं वहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि वहां पे जेई के क्वेश्चंस भी होते हैं. अब बुरी बात नहीं है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, पर क्यों क्यों जेई एडवांस के सवाल लगा रहे हो, कोई पूछ रहा है क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई पूछता है. नीट का पेपर है, जेई एडवांस के सवाल क्यों लगा रहे हो? रेलेवेंट चीजें पढ़ो ताकि बार बार एनसीईआरटी रिवाइज करने के लिए मौका मिले. सो मैं हर बार तुम लोग को ये बोलती हूँ एंड आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बी स्मार्ट व्हेन यू आर स्टार्टिंग. डोंट बी स्टूपिड इनफ लोगों को देख देख के कि भैया वो 600 किताबें पढ़ रहा है तो मेरे पास 3 कैसे हैं. किताबों के बोझ से नीट नहीं निकलेगा. सही किताबें, सही तरह के सवाल करने से नीट निकलेगा. एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी है तुम्हारे पास. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास वो भी एक ही बुक में. टॉपिक वाइज सोल्यूशंस है. एंड व्हाट्स इवन बेटर इज तुम्हें वीडियो सोल्यूशंस मिल रहे हैं यार, मेरी शक्ल की एग्जैक्ट मेरी डुप्लीकेट. एक तुम्हें वहां पे हिंट्स एंड सोल्यूशंस बताएगी केमिस्ट्री में. तो तुम इतना वाकिफ हो जाओगे मेरे साउंड से, मेरे पढ़ाने के तरीके से, कि तुम्हें वो ऐसे चमकेगा कि अच्छा इसका मतलब तो ये था यार, अबे यार ये तो मैं कुछ और सोच लिया था. तो बेटर लगता है, एक कनेक्टिविटी लगती है. सो यू गेट सो मेनी बेनिफिट्स इन जस्ट ये प्राइस एंड प्लस दिस ऑफ. सस्ती वस्ती पड़ रही है, ले लो. ठीक है, तो चलो सिलेबस चालू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में सबसे पहले अपन को देखना क्या है. देखो यार, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, सीधी सी बात है. ये लॉ कह रहा है, ये लॉ कहता है, अपनी लैंग्वेज में बताऊंगी, अंग्रेजी में बोल दूंगी एक बार, लिखूंगी नहीं. जब दो चीजें रिएक्ट करती हैं, जब भी दो चीजें रिएक्ट करती हैं तो वो इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट्स में करती हैं. इक्वल ग्राम इक्विवेलेंस में, एंड इक्वल ग्राम इक्विवेलेंस के ही प्रोडक्ट भी बनते हैं. इक्वल ग्राम इक्विवेलेंस का प्रोडक्ट बनता है. कहने का मतलब बस इतना सा है कि मान लो कोई 2A गैस प्लस B गैस गिव्स 3C गैस प्लस 5D गैस है. तो ये रिएक्शन है. जब हम मोल्स के टर्म्स में खेलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि 2 मोल A का 1 मोल B के साथ रिएक्ट करेगा
तो 3 मोल सी बनेंगे और 5 मोल डी बनेंगे। ये हमें पता कैसे चला? क्योंकि हमने इक्वेशन को बैलेंस करा तो हमें चमका कि यार ऐसे ऐसे खेलना होता है स्टोइचियोमेट्री को मोल में। खेल चुके हम लोग वो। मैं कह रही हूँ बैलेंस करना ही ना पड़े तो बेटर हो जाएगा ना। वो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि इररिस्पेक्टिव कि क्या स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्ट करेगा तो उसको 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी चाहिए होगा, और उससे 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सी बनेगा और 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी बनेगा। इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और इक्वल ही ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनते चले जाते हैं। ये कथा है इसकी। बात समझ आई? खेले अब आगे क्या होता है, क्यों होता है, समझते हैं धीरे धीरे। ग्राम इक्विवेलेंस होता क्या है? ग्राम इक्विवेलेंस होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये तो कुछ नई बला है, ये तो कुछ नया सा शब्द है। अरे यार कोई नहीं, इसका मतलब भी समझा देते हैं। इक्विवेलेंट मास होता है बेसिकली, अगर मैं पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलूं, लिख रहे हो क्या? अगर मैं पहले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलूं तो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी। सब समझाएंगे, रुको रुको, मैंने ही बताना है, कहीं जा थोड़ी रही, समझो। इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन कहती है इट इज द मास ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। इट इज द मास of a particular substance that combines with, या तो combine करता है, that combines with or replaces 1 gram H, 8 gram O या 35.5 ग्राम और 35.5 ग्राम Cl। ये इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो या तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे, कंबाइन करे या उसको रिप्लेस करे, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे या उसको रिप्लेस करे, और 35.5 ग्राम Cl के साथ या तो रिएक्ट करे मतलब कंबाइन करे या तो उसको रिप्लेस करे। ये होता है इसकी डेफिनेशन। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पे। इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्या होता है, पहुंचते हैं वहां तक। पहले ग्राम इक्विवेलेंट का एक ताजा नया फॉर्मूला सीखते हैं। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास की जगह मोलर मास अपॉन एन फैक्टर लिखूं, चलेगा? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बनता है? न्यूमरेटर बनता है गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर। गिवन मास बाय मोलर मास होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। तो ग्राम इक्विवेलेंस हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। एक और फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं एन फैक्टर क्या होता है। एन फैक्टर वैलेंसी हो सकती है, एन फैक्टर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजें होता है। एन फैक्टर हम इस चैप्टर में निकालेंगे एसिड्स के लिए, हम इस चैप्टर में एन फैक्टर निकालेंगे बेसिस के लिए, हम इस चैप्टर में एन फैक्टर निकालेंगे सॉल्ट्स के लिए, जिनमें नॉर्मल सॉल्ट्स की बात करेंगे और एसिडिक सॉल्ट्स की बात करेंगे। हम आयंस के लिए भी निकालेंगे, लेकिन हम रिडॉक्स वाला एन फैक्टर यहाँ नहीं निकालेंगे, वो रिडॉक्स में निकालेंगे। यहाँ पे पहले खुद को एकदम पक्का कर लेंगे नॉर्मल एन फैक्टर से, फिर बोलेंगे रिडॉक्स की गेम अब चालू करो, तब तक नहीं करेंगे। ठीक है, तो एन फैक्टर एसिड्स के लिए क्या होता है, बेसिस के लिए क्या होता है, सॉल्ट्स के लिए क्या होता है। शुरू करें। सबसे पहली बात, ग्राम इक्विवेलेंस का क्या गेम है? बिना बैलेंस करे मैं ये बता सकती हूँ कि कितना क्या बनेगा सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंस से खेल के, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि जितने ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे, और अगर दो चीजें रिएक्ट करिए तो पक्का पक्का उनके ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल होंगे, चाहे मोल्स इक्वल हो या ना। तो एन फैक्टर निकालना सीखते हैं। एसिड्स के लिए एन फैक्टर होता है उनकी बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब है वो कितने H प्लस देगा या कितने OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, कितने H प्लस देगा या कितने OH माइनस के साथ
रिएक्ट करेगा। ठीक, शुरू करें इसको। ओके, एसिड लेते हैं पहला, मान लो HCl। HCl की बात करें तो ये कितने H प्लस दे सकता है? एक, इसका एन फैक्टर हो गया 1। इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? इसका मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। H2SO4 की बात करूं, 2 H प्लस दे सकता है, इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? इसका मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। H3PO4 की बात करूं, 3 H प्लस दे सकता है, इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, इसका मोलर मास भी 98 होता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट कथा जो तुम, मुझे नहीं पता कितनों को आती है कितनों को नहीं, तो मैं तो भैया पढ़ाऊंगी। H3PO3 H3PO2। ठीक है, शुरू करें। देखो यहां पे इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना आता है तो मुबारक हो, अगर बनाना नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं पढ़ाने ना, स्ट्रक्चर बनाने की ट्रिक मैं बताऊंगी, कैसे कुछ चीजें देख के स्ट्रक्चर यूं बनाना सीख जाओगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कराऊंगी। और H3PO3 का स्ट्रक्चर होता है ये, और H3PO2 का स्ट्रक्चर होता है ये। इसको बोला जाता है फॉस्फोरिक एसिड या फिर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसको बोला जाता है फॉस्फोरस एसिड, और इसको बोला जाता है मेरे बच्चों हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब H प्लस कितने देता है? समझो मेरी बात को, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन वो एसिडिक होता है, लेकिन फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होता है ना वो एसिडिक नहीं होता। आई होप याद होगा थोड़ा सा पी ब्लॉक से कि फॉस्फोरस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, इट्स नॉट एन एसिडिक हाइड्रोजन, वो H प्लस की फॉर्म में नहीं जाता है। तो इसके पास 3 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका एन फैक्टर 3, इसके पास 2 है, इसका एन फैक्टर 2, और इसके पास एक ही होता है बच्चा लोग, तो इसका एन फैक्टर होता है 1। मतलब इसको अगर पानी में डालेंगे तो ये एक ही H प्लस दे सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं H3BO3 की, H3BO3 भी बहुत प्यारी चीज है, बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड। इसमें क्या प्यारी चीज है, तुम्हें तो याद ही होगा, रट्टे वाले बच्चे मेरे, BOH होल थ्राइस की तरह होता है। अब ये जो है ये एक प्रोटिक एसिड तो कतई नहीं है, मतलब ये H प्लस नहीं देता, ये OH माइनस लेता है। पानी में डालो तो पानी से उसका OH माइनस ले लेगा। तो अगर इसको पानी में डालते हैं तो ये पानी से OH माइनस लेके, इसके पास 3 तो थे ही, 4 हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाता है, और पानी से H प्लस निकल जाता है। तो कितने H प्लस दे या कितने OH माइनस ले वही होता है। तो इसका N फैक्टर 1 होता है, एंड दैट्स नॉट बिकॉज इट इज डोनेटिंग H प्लस, दैट इज बिकॉज इट एक्सेप्ट्स OH माइनस। इट्स अ ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करता है। इसकी ये कहानी आई होप थोड़ी बहुत याद होगी, नहीं है तो मैंने बता ही दिया यार, हूं मैं। CH3COOH के लिए एन फैक्टर 1 होता है, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? इसका मोलर मास होता है 60 डिवाइडेड बाय 1, इसका इक्विवेलेंट मास आ गया। ऐसे ही अगर तुम्हें ऑक्सैलिक एसिड कोई दे दे तो उसका एन फैक्टर कितना होगा? 2, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा मोलर मास अपॉन 2। तो ये हो गई एसिड्स की गेम। एसिड्स में एन फैक्टर ऐसे निकाला जाता है। तो बेसिस में कैसे निकालोगे? बेसिस का एन फैक्टर होगा कि वो कितने OH माइनस दे सकता है, कितने OH माइनस दे सकता है, या कितने H प्लस के साथ रिएक्ट कर सकता है, कितने OH माइनस दे सकता है, या कितने H प्लस ले लेगा, या कितने H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे NaOH को देखो, NaOH एक OH माइनस दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पेन क्यों नहीं चल रहा, एन फैक्टर 2, 2 OH माइनस दे सकता है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। अमोनिया, क्या अमोनिया OH माइनस देता है? नहीं, लेकिन वो एक H प्लस लेता है और वो बनाता है NH4 प्लस, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1। ठीक है जी, गेम समझे? आगे चलते हैं। पेन चल जाए यार, ऐसे मत कर, बोर मत कर। ठीक है,
अच्छा, अब हमने बेसिस का कर लिया, हमने एसिड्स का कर लिया, सॉल्ट्स की बात करते हैं। सॉल्ट्स में सॉल्ट सॉल्ट में एन फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। सॉल्ट्स में एन फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। सॉल्ट्स में एन फैक्टर दिखाया जाता है टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव, कोई भी देख लो। मुझे पॉजिटिव देखने की आदत है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। जैसे NaCl को देखो, इसमें Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, ठीक है। Na प्लस Cl माइनस, ऐसा गेम है। परफेक्ट। Na प्लस Cl माइनस, टोटल पॉजिटिव चार्ज +1, टोटल नेगेटिव -1, एन फैक्टर हो गया इसका 1। अगर मैं बात करूं, अटक रही है क्या वीडियो? आई डोंट थिंक सो। कैल्शियम क्लोराइड की टोटल पॉजिटिव 2, टोटल नेगेटिव 2, एन फैक्टर हो जाएगा इसका 2। ओके, जैसे मेरे पास मान लो कोई भी बड़ी सी सॉल्ट ले लो, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 12H2O। अब पानी को मत तोड़ना यार, प्लस माइनस में पानी को वैलेंट है भगवान के लिए, उसको मत तोड़ना, इसको मत तोड़ना। इसको तोड़ोगे तो 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, राइट। अच्छा, उसके अलावा अम न्यम न्यम पॉजिटिव देख लो, टोटल 2 प्लस और ये 6, तो 2 और 6 8, तो इसका एन फैक्टर हो गया 8। तो सॉल्ट्स का एन फैक्टर ऐसे निकालते हैं जब हम टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव को लेके चलते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, रैंडम कुछ भी, ठीक। कुछ भी है, ठीक है। Try it and then we'll do it together. राइट, क्या आ रहा है इसका आंसर? खेलो, बताओ। देखो जी, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस FeSO4 Ca3PO4 होल ट्वाइस, तोड़े, इसको तोड़े, यहाँ जगह है 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस, राइट, प्लस 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 3Ca2 प्लस प्लस
2PO4 3-। टोटल पॉजिटिव देखते हैं, 2 इसकी वजह से, 6 इसकी वजह से, 8 हो चुका है, 8 और 2 10, 10 और 6 16, तो n फैक्टर 16, n फैक्टर 16 है तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा मोलर मास अपॉन 16, मोलर मास अपॉन 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो, लेट्स ट्राई दिस वन नाउ। ओके, अब सुनो, आगे की बातें करते हैं। ये तो हमने नॉर्मल एन फैक्टर निकाला, क्या इसका यूज अभी करवाऊंगी? नहीं, जब टाइट्रेशंस करवाऊंगी, जब रिएक्शंस करवाऊंगी ना एसिड बेस के, तब एन फैक्टर में मेनली खिलवाऊंगी तुमको कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि अगर दो चीजें रिएक्ट करती है तो उनका ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल होता है, और अगर कभी भी आप किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हो तो उनका भी ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल होता है। दूसरी चीज, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट होता है वो वाला मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे या उसको रिप्लेस करे, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करे या उसको रिप्लेस करे, एंड 35.5 ग्राम Cl के साथ या तो कंबाइन करे या तो उसको हटा दे, हट जाओ यहां से, ये खेले। ठीक, अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्यों मैं ये पर्टिकुलर मासेस ले रही हूँ, रिडॉक्स में लेके जाऊंगी तब समझाऊंगी कि क्यों हाइड्रोजन का इतना है, ऑक्सीजन का इतना है और Cl का इतना माना गया है। पर अभी के लिए याद रखना कि हाइड्रोजन का कोई इक्विवेलेंट मास बोले तो 1 लेना है, ऑक्सीजन का 8 लेना है और क्लोरीन का 35.5 लेना है। बस ये बात समझना और याद रखना। आगे जाके बताऊंगी इसके पीछे का लॉजिक भी, कुछ नहीं खा रही, ये सब बताऊंगी। मुझे क्या रखना है मन में रख के, मैं तो बताऊंगी ना यार, मैं तो टीचर हूँ, मेरा काम है बताना, कि पैसे मिलते हैं तो मैं तो बताऊंगी जो आता है। तो चिल करना, मैं नहीं बताना और मैं बताऊंगी, माँ कसम चीजें बताऊंगी सारी। ठीक है, तो सुनो अब आगे, आगे की गेम। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सवाल ना बहुत अच्छे अच्छे तरह के पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ equivalent weight of a bivalent metal oxide is 28 grams. What is the metal? A part, why is it not working? इंटरनेट तो 160 MBPS दिखा रहा है यार, ये क्या बदतमीजी चल रही है। चलो यार, तुम चलने को बोला, तुम चलो चुपचाप। ठीक है, खेलो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बायोवेलेंट मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है, इसका मास बताना है। पहले टाइप का सवाल ये आता है, सोचना कैसे। मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट बना कौन कौन रहा होगा? मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल ऑक्साइड होगा उसमें मेटल का इक्विवेलेंट वेट प्लस ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट होगा, या ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट होगा, जो 8 ही होता है। बात समझे? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा जी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड 28 है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 8, राइट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। वंस यू गेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, कैन यू फाइंड आउट द मोलर मास? सोचो, इक्विवेलेंट वेट 20 है ना, मोलर मास कैसे निकालोगे? मोलर मास होता है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी। तो मोलर मास अपॉन वैलेंसी इज इक्विवेलेंट मास। तो मोलर मास इज इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, तो मोलर मास वुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी 2 है। क्यों पता चला मुझे ये? क्योंकि ये बाईवेलेंट है, तो इसका एन फैक्टर 2 होगा। एन फैक्टर 2 होगा तो मोलर मास आ जाएगा 40
और कौन भाई साहब ऐसे हैं जिनका मोलर मास 40 होता है? कैल्शियम। कैल्शियम भाई साहब, तो हमारा मेटल जो है वो कैल्शियम हो जाएगा, विच वॉज ऑप्शन ए आई गेस। बात समझ आई? ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, और टाइप का कैसा सवाल आता है? और हमसे पूछा जाता है कि भैया चीजों को रिएक्ट करा रहे हैं, अब कुछ चीजें बता दो, समझाती हूँ कैसे। जैसे एक और चीज। ओहो। क्वेश्चन समझो। व्हेन अ मेटल is oxidized, 50% of 50% of its weight increases, equivalent weight of metal बताना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बताना है, कैसे बताएंगे? समझो मेरी बात। मैं यहाँ पे एक बैलेंस्ड इक्वेशन क्यों नहीं लिख सकती? मैम मोल से खेलो ना, मोल से क्यों नहीं खेल रहे हो? खेलो तो सही। कैसे खेलूं यार, मेटल ही नहीं पता। तू खुद सोच ना, तुम लोग सोचो। कैल्शियम है अगर मेटल तो CaO टाइप का ऑक्साइड बनेगा। एल्यूमिनियम होता तो Al2O3 टाइप का बनता। तो बैलेंसिंग अलग अलग हो जाती ना। तो मोल से तो खेल ही नहीं सकते। अब जब मेटल ही नहीं पता, रिएक्शन ही नहीं लिख सकते, तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे क्या? गलत क्वेश्चन दिया नहीं। अब इक्विवेलेंट से जाएंगे। मुझे पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल वुड बी इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड होगा। मान लो पहले मेटल का मास m था, ठीक है, ऑक्सीजन डालने से मेटल का मास 50% बढ़ा है, तो मेटल ऑक्साइड का मास कितना हो जाएगा? m प्लस 50% ऑफ m, है ना? 50% बढ़ा है तो m प्लस 50% ऑफ m, विच वुड बी इक्वल टू 1.5 m। तो इसका गिवन मास भी है, इसका गिवन मास भी है। इक्विवेलेंट मास, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या होगा? मास ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल ऑक्साइड अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। सॉल्व वॉल्व करोगे तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल आ नहीं जाएगा क्या? सामने आ जाएगा, 16 आएगा यहां से। तो हमारे पास यूज क्या था? यूज ये था कि जहां पे मैं नॉर्मल इक्वेशन ही नहीं लिख पा रही, वहां मैं कैसे स्टोइचियोमेट्री से खेलूं? तो वहां मुझे ग्राम इक्विवेलेंट्स की कथा समझनी जरूरी है। ठीक, अब हमने एन फैक्टर किस किस का निकाल लिया? हमने एन फैक्टर निकाल लिया है एसिड्स का, बेसिस का और नॉर्मल सॉल्ट्स का। क्या क्या अभी तक नहीं छुआ है? एसिडिक सॉल्ट्स नहीं छुआ है और आयंस नहीं छुआ है। पहले आयंस की बात करते हैं। एन फैक्टर फॉर आयंस, जो भी उस पे चार्ज होगा, जो भी उस पे चार्ज होगा वो एन फैक्टर होगा। जो भी उस पे चार्ज होगा वो उसका एन फैक्टर होगा। अगर वो मोनोटॉमिक आयन है तो Na प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, OH माइनस आयन है। मोनोटॉमिक ना भी हो तब भी एन फैक्टर वैसे ही लेंगे। H प्लस आयन है, Ca2 प्लस आयन है, Al3 प्लस आयन है। तो कैसे सोचेंगे? Na प्लस में एन फैक्टर 1 1 1 1 2 3, ऐसे निकालते हैं एन फैक्टर फॉर आयंस। अब इसका यूज कहाँ होगा? वो पक्का पक्का मेटल हाइड्रोक्साइड रिलेटेड क्वेश्चन देगा, वो नहीं देगा तो मैं डीपीपी में दूंगी। मैं मेटल हाइड्रोक्साइड की कहानी बताऊंगी। तो मैं मेटल हाइड्रोक्साइड की कहानी में क्या बोलूंगी कि एक मेटल था, उसने एक मेटल हाइड्रोक्साइड दिया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल निकालो। तो अगर मैंने तुम्हें मेटल हाइड्रोक्साइड दे दिया ना, तो तुम्हें कुछ बातों को याद रखना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इक्वल हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? इसका मोलर मास 16 प्लस 1 17 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर 1। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि अगर तुम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अलग अलग लोगे तो 9 आएगा, आंसर गलत आएगा। आयन की बात होती है।
हाइड्रोक्साइड आयन की बात हो रही है। कुछ चीजें जहां गलती कर सकते हो वो पहले ही बता रही हो कि भैया ये सब मत करना अपने साथ, ये सब गलतियां करना तुम डिजर्व नहीं करते। ठीक है जी, बात समझ आई? तो वो यही करेगा, मेटल ऑक्साइड से मेटल बनवाएगा या मेटल हाइड्रोक्साइड से मेटल बनवाएगा या मेटल को बोलेगा उसने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, वही सब। अगर दो चीजें रिएक्ट करिए, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, आंसर मिल जाएगा हमेशा, कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ओके, कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी? आई होप देयर इज नन। चमक रही है ना चीजें? सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट से खेलना है तो ऐसे खेलेंगे। मैम काम कब आएगा? जब टाइट्रेशंस कराऊंगी यार, एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस कराऊंगी, उसमें बड़े काम की चीज है ये। रिडॉक्स टाइट्रेशंस कराऊंगी, उसमें बड़े काम की है। बिना रिएक्शन लिखे तुरंत तुरंत चीजें सॉल्व कर देते हो। जो तुम लैब में पढ़ते हो ना, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, वो नहीं होता यार। M1V1 इंटू n फैक्टर 1 इज इक्वल टू M2V2 इज इक्वल टू n फैक्टर 2 होता है। तो ग्राम इक्विवेलेंट से इक्वेट किए जाते हैं। व्हेन वी विल गेट देयर आई विल लेट यू नो, नॉट राइट नाउ। अभी के लिए सीधी सी बात, n फैक्टर कैसे निकालते हैं? अगर दो चीजें दी हैं और उनको रिएक्ट करा रहे हो और तुम इक्वेशन नहीं लिख पा रहे हो तो ग्राम इक्विवेलेंट से इक्वल कर दो। जनरली तो देखो ऑनेस्टली जो क्वेश्चन अगर आएगा तो स्टोइचियोमेट्री से आएगा, ये वाले टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के कॉन्सेप्ट को हम लोग टाइट्रेशन में यूज करेंगे और उससे जल्दी जल्दी क्वेश्चन खेल लेंगे। ठीक है जी, अब यहां तक बात समझ आई? अब बात करते हैं एसिडिक सॉल्ट्स में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई Na3PO4 दे और अगर कोई Na2HPO4 दे, इन दोनों में एन फैक्टर की कहानी बहुत अलग है, बहुत अलग। यहां देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि यार इसका तो एन फैक्टर 2 है। देखते हैं, समझो बातें। अगर तू नॉर्मल सॉल्ट है, अब और H नहीं दे सकता, सॉल्ट बन गया प्रॉपर न्यूट्रल, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्ट बना हुआ, ठीक है। H वेच नहीं है और H है भी तो एसिडिक नहीं है। अगर ऐसा सा सॉल्ट है उस केस में तो एन फैक्टर निकालोगे टोटल पॉजिटिव करके या टोटल नेगेटिव करके। देखो सारे पाप यहीं धो लो, जो जो दिक्कतें करते हो उनको स्पेसिफिकली बता रही हूं कि ये मत करना, ठीक है। तो इसका एन फैक्टर आ जाएगा 3, क्योंकि 3Na प्लस प्लस PO4 3- देता है। अगर Na2HPO4 है, इसको अगर अपने मन में तोड़ोगे तो 2Na प्लस प्लस HPO4- की फॉर्म में तोड़ोगे, HPO4 2- की फॉर्म में। इंपॉर्टेंट बात, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि दिमाग, मतलब ऑफ कोर्स पता कैसे चलता है बताती हूँ। मुझे कैसे पता चला कि अभी ये H+ दे सकता है? क्योंकि मैंने सोचा कि ये कहाँ से आया होगा, मैंने सोचा ये कहाँ से आया होगा। HPO4 2- आया तो आया कहाँ से? कहाँ से आया ये मुसाफिर हमारे पास? देखो H3PO4 3H+ देता है, तुम्हें पता है, मुझे पता है। स्टेप वाइज देता है, ये मुझे पता है और शायद तुम्हें भी पता हो। पहले एक H+ देगा और HPO4 मतलब H2PO4- बनेगा, फिर ये H2PO4- एक H+ देगा और HPO4 2- देगा, फिर ये HPO4 2- H+ देगा और PO4 3- बनेगा। ये आयन है तुम्हारे पास जिसके पास अभी भी टेंडेंसी है एक और H+ देने की। मैम हमें कैसे पता चलेगा? करा तो रही हूँ यार प्रैक्टिस। अभी तक नहीं पता था तो अब पता चल रहा है ना, अब तो याद रहेगा। तो इसमें नहीं रोना है कि अरे ये तो नहीं पता था, अरे ये तो डिफिकल्ट है। नहीं पता था, गेट इट, डिफिकल्ट है नहीं। H3PO4 से आया है, इस वजह से ऐसा है। तो अगर कोई तुम्हें अलग अलग तरह के सॉल्ट्स दे, जैसे कोई तुम्हें दे दे NaH2PO4, सारे टाइप के करा रही हूँ,
समझो, देखो अपने मन में इसको तोड़ो, तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, Na प्लस प्लस H2PO4 माइनस। ये H2PO4 माइनस कब आया होगा, जब H3PO4 ने एक H प्लस दिया होगा, तब ये H2PO4 माइनस आया होगा, है ना, ये तभी पैदा हुआ होगा। तो इसके पास अभी टेंडेंसी है और H प्लस देने की, बिल्कुल है, 2 और दे सकता है। तो अगर इसके पास अभी भी 2 H प्लस देने की टेंडेंसी है तो ये एक एसिडिक सॉल्ट है, इसका N फैक्टर 2 हो जाएगा। एसिडिक सॉल्ट में N फैक्टर होता है कि वो अभी भी कितने H प्लस दे सकता है, बस इतना देखना होता है। एसिडिक सॉल्ट में N फैक्टर होता है कि अभी भी कितने H प्लस दे सकता है। H2PO3, अपने दिमाग को चलाना, अपने दिमाग को, आया कहां से होगा, H3PO3 एक H प्लस देता है तो H2PO3 माइनस बनता है, ये एक और H प्लस दे सकता है जो HPO3 2 माइनस बनाता है। क्या ये और H प्लस दे सकता है, नहीं। तो ये वाली चीज अभी एक और H प्लस दे सकती है, हमें पता है ना H3PO3 2 H प्लस देता है, H3PO3 2 H प्लस देता है, ये तो हमें पता है, स्टेप बाय स्टेप देता है। तो अभी भी ये एक और H प्लस दे सकता है, इसका N फैक्टर 1 हो जाएगा। अभी भी ये एक और H प्लस दे सकता है, इसका N फैक्टर 1 हो जाएगा। अगले वाले को देखो, ये टूटेगा तो 2Na प्लस प्लस HPO3 2 माइनस बनेगा। दिमाग को दौड़ाना, H दिख रहा है पर क्या वो H एसिडिक है, H3PO3 दो ही H प्लस दे सकता है, और जब दूसरा H प्लस दे देता है तब ये चीज बनती है। क्या ये फर्दर एक और H प्लस दे सकता है, नहीं। अभी स्ट्रक्चर से सिखाया था ना कि H3PO3 में जो आपने स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, मैंने बोला था जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है वो एसिडिक है, जो हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा है वो थोड़ी एसिडिक है। तो जब दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो बचेगा क्या, HPO3 2 माइनस। तो HPO3 2 माइनस एक अनायन तो है, लेकिन वो कहीं से भी H प्लस देने के केपेबल नहीं है। ठीक है, आई विल रिपीट माई सेल्फ, आई थिंक इट गॉट स्टक, मे बी समथिंग्स रॉन्ग हियर, बट चलो आई विल रिपीट। मैं ये बोल रही हूं कि H3PO3 जो है वो H प्लस देता है 2, तो HPO3 2 माइनस में मेरे को दिख रहा है कि H है पर वो एसिडिक है नहीं, तो ये एसिडिक सॉल्ट नहीं है, नॉर्मल गेम चलेगा। और अगर यहाँ पे नॉर्मल गेम चलेगा तो इसका N फैक्टर कितना हो जाएगा, अगर ये नॉर्मल गेम चलेगा तो इसका N फैक्टर हो जाएगा नॉर्मल टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज, मतलब 2। NaH2PO2, ध्यान से सोचिएगा, H3PO2 एक ही H प्लस देता है, और जब वो H प्लस देगा, एक दे देगा, तो बचेगा क्या, H3PO2 में से एक H प्लस गया तो H2PO2 माइनस बचेगा, जो फर्दर एसिडिक नहीं है। तो ये भी नॉर्मल है, इसका N फैक्टर 1 आएगा एंड नॉट 2। वाई नॉट 2, बिकॉज ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। Na3PO4 नॉर्मल गेम चलना है, N फैक्टर 3 आ जाएगा, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, ऐसे निकाला जाता है N फैक्टर की कहानी को। ठीक, तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। N फैक्टर पेन नहीं चल रहा है अच्छे से, आई थिंक कुछ स्ट्रीमिंग का ही गेम है, सब अटक रहा है। एसिडिक, नॉर्मल, या फिर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, या फिर हम यहाँ पे लेते हैं आयंस, आयंस लेते हैं। एसिड्स के लिए
H प्लस कितने दे सकता है या OH माइनस के साथ रिएक्ट कर सकता है। बेसिस के लिए H प्लस कितने लेगा या OH माइनस कितने देगा। H प्लस कितने लेगा या OH माइनस कितने लेगा। H प्लस कितने लेगा या OH माइनस कितने देगा। सॉल्ट्स के केस में या तो हम नॉर्मल सॉल्ट्स देखते हैं या तो हम एसिडिक। नॉर्मल सॉल्ट्स के लिए टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज देखा जाता है। और एसिडिक के केस में हम क्या देखेंगे, अभी भी H प्लस कितने दे सकता है, कितने H प्लस अभी भी दे सकता है। और आयंस के लिए चार्ज देख लेना, कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव चार्ज उस पर अभी भी लाई करता है। उसके बेसिस पे हम उसका एन फैक्टर बताते हैं। ठीक है, एन फैक्टर निकालना सीख गए। कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो तो प्लीज बताइएगा, आई विल ट्राई एंड सॉल्व इट। इसके बाद और चीजें थोड़ा सा और इन डेप्थ जाऊंगी। मेरा एन फैक्टर सिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं जब भी रिएक्शंस करवाऊंगी मैं एन फैक्टर से खिलवाना शुरू कर दूंगी यार। तो आई होप सब कुछ क्लियरली समझ आ रहा है, कहीं फंस नहीं रहे हो। फंस रहे हो तो बोल सकते हो कि फंस रहे हैं, बचाने की कोशिश कर लेंगे। अगला एक और तरह के सवाल आते हैं। एन फैक्टर जो हम सोचते हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल होता है। अब मैम ये क्या नया शुरू कर रहे हो, अरे बता रही हूँ यार, कहीं जा थोड़ी रही हूँ, समझा के जाऊंगी ना। सुन, जैसे H2SO4 है, जैसे H2SO4 की कोई कहानी बोले तो H2SO4 की ये कहानी है कि H2SO4 में ये 2 H प्लस दे सकता है। H2SO4 2 H प्लस दे सकता है। ठीक है, H प्लस 2 दे सकता है। क्या हमेशा देगा? अगर कोई जनरली पूछे कि जनरली एन फैक्टर ऑफ H2SO4 क्या है, तो जनरल क्वेश्चन पूछे तो आंसर है 2, पर रिएक्शन भी तो दे सकता है। और रिएक्शन दे दिया तो फंसना मत। मैं तो एक्सट्रीम केस करा रही हूं कि भैया शायद फंसा दे, तो फंसना मत। मैं समझाती हूँ कैसे। नॉर्मली कोई पूछे कि H2SO4 का क्या इन फैक्टर है तो हम हमेशा ही 2 लेते हैं। हम बोलते हैं यार 2 H प्लस देता है, पर कभी कभी ना वो रिएक्शन बेस्ड गेम खेलता है और एन फैक्टर रिएक्शन बेस्ड है, तो फंसना नहीं है। मतलब जैसे अगर मैं रिएक्शन लिखूं H2SO4 प्लस 2NaOH तो वो मुझे देगा Na2SO4 प्लस 2H2। और अगर मैं रिएक्शन लिखूं H2SO4 प्लस NaOH तो मेरा रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा NaHSO4 प्लस H2। फर्स्ट वाले रिएक्शन में H2SO4 अपने दोनों H प्लस दे रहा है, प्रोडक्ट में दोनों H प्लस गायब है उसके, तो उसने दोनों ही H प्लस दे दिए। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए इसका एन फैक्टर वही है जो हम जनरली लेते हैं। लेकिन सेकेंड रिएक्शन में वो तुम्हें रिएक्शन देके पूछ रहा है कि H2SO4 का एन फैक्टर बताओ, तो किस हिसाब से 2 लिखेंगे। अगर मैं रिएक्शन को ध्यान से देखूं तो इस रिएक्शन में H2SO4 ने एक ही H प्लस दिया है, एक तो अभी भी उसके पास है, HSO4 माइनस आयन बना रहा है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एन फैक्टर जो है वो 1 हो जाएगा एंड नॉट 2। नाउ आई विल रिपीट माई सेल्फ। एसिड्स के लिए एन फैक्टर होता है कितने H प्लस दे सकते हैं। तो हम जनरली अगर बात करते हैं तो हम मैक्सिमम की बात करते हैं कि भैया H3PO4 3 देता है, H2SO4 2 देता है। अगर वो रिएक्शन लिख के दे दे तो एन फैक्टर रिएक्शन बेस्ड हो जाता है। बेसिस के लिए होता है कितने OH माइनस देगा या कितने H प्लस लेगा। सॉल्ट्स के लिए नॉर्मल सॉल्ट्स है तो टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, एसिडिक सॉल्ट्स है तो तब तुम्हें देखना होता है कि भैया कितने H अभी भी दे सकता है। और आयंस का गेम हो चुका है। ठीक है जी, ये हो गई जी एन फैक्टर की कथा समाप्ति की घोषणा। अब आगे बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तुम जब भी सॉल्यूशंस बनाओगे तो सॉल्यूशंस में
तुम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लोगे, वेरियस कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तुम्हारी एग्जिस्ट करेंगी, और वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या क्या हो सकती हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मैलिटी, सब पढ़ोगे। यही पढ़ाऊंगी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सॉल्यूशंस में नहीं पढ़ाने वाली, अभी पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी नया नया पता है मोल्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, तो जल्दी जल्दी रिलेट होता है। ठीक है, पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो मैं बोलने वाली हूँ वो है परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म है? जस्ट अ सेक, लेट मी चेक द सेटिंग्स। परफेक्ट। परसेंटेज वेट बाय वेट या मास परसेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बनाते हैं ना सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन into so, mass of solute into mass of solution into so। ठीक है, ये होता है परसेंटेज वेट बाय वेट। अब ध्यान से सुनो, मास ऑफ सोल्यूशन में कौन कौन इन्वॉल्व होंगे? मास ऑफ सॉल्यूट होगा और मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, दोनों लोग इन्वॉल्व होंगे ना, दोनों के मासेस के सम को मास ऑफ सोल्यूशन कहेंगे। बहुत बढ़िया। अगली चीज, अगर कोई बोले कि मेरे पास 70% वेट बाय वेट कोई भी NaCl सोल्यूशन है, NaCl एक्वस सोल्यूशन, इस बात के मायने क्या है, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का ये मतलब है कि अगर मैं 100 ग्राम NaCl सोल्यूशन लूं, अगर मैं 100 ग्राम NaCl सोल्यूशन लूं तो उसमें से 70 ग्राम NaCl दैट इज सॉल्यूट होगा। ये मायने होते हैं। 70% वेट बाय वेट का मतलब है कि अगर 100 ग्राम सोल्यूशन लो तो उसमें से 70 ग्राम सॉल्यूट होगा, तो सिर्फ 30 ग्राम सॉल्वेंट होगा। ये बात समझो। अब अगला सवाल टाइप का आता है, वो होता है कि डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर क्या है, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। तो अगर तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम दिखे तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, पर मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम दिखे तो टेम्परेचर डिपेंडेंट बोलना, वरना नहीं है डिपेंडेंट। तो इस पूरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को देखो, यहाँ पे क्या तुम्हें वॉल्यूम दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही, तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगली कथा अगला होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम की कहानी है, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लेते हैं। द पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कुछ दिक्कत हो रही है, बट पढ़ लो, सह लो। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझना ध्यान से। अगर कोई बोले कि मेरे पास 90% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है, अगर कोई बोले 90% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है, तो वो कहना क्या चाहता है? वो कहना चाहता है कि अगर मैं 100 ml सोल्यूशन लूं, अगर मैं 100 ml सोल्यूशन लूं तो उसमें 90 ग्राम तो सॉल्यूट खिलेगा। वो ये कह रहा है कि अगर मैं 100 ml सोल्यूशन लूं तो उसमें 90 ग्राम सॉल्यूट होगा। हाँ जी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म की शक्ल देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ गया तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, अगला टाइप का कॉन्सेंट्रेशन टर्म करते हैं। अगला टाइप का कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होता है? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये तब यूज होता है जब
सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड्स हो। ये तब यूज होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड्स हो, ओनली देन इज इट यूज्ड। देखें इसकी कहानी, चलो लेट्स गो। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो अगर कोई बोले कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 50% है, इसका क्या मतलब हुआ 50% है? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 100 ml सॉल्यूशन लूं तो उसमें 50 ml सॉल्यूट है। अगर 100 ml सॉल्यूशन लूं तो उसमें 50 ml सॉल्यूट होगा। ये लॉजिक होता है इसका, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हमने करनी है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे खेला जाता है। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो भी है वो हो, ठीक है जी। अब इसमें खेलते कैसे हैं, करना क्या होता है? कुछ भी नहीं, जिसका मोल फ्रैक्शन होता है उसके मोल्स निकालो अपॉन टोटल मोल्स कर दो, गेम ओवर। क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है? नहीं होगा यार, होगा ही नहीं। अब सोचो मेरे पास एक सोल्यूशन है, उसमें दो चीजें हैं ए और बी। मतलब मान लो ए जो है वो सॉल्वेंट है और बी जो है वो सॉल्यूट है। ए जो है वो सॉल्वेंट है और बी जो है वो सॉल्यूट है, ये मान लो, ठीक है। अगर ये मान लिया कि ए सॉल्वेंट बी सॉल्यूट है, तो अब गेम कैसे चलेगी इसकी? अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, और मेरे बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। सही बात है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। फ्रैक्शंस का सम क्या होता है? फ्रैक्शंस का सम हमेशा हमेशा 1 होता है। फ्रैक्शंस का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वुड बी इक्वल टू 1। ठीक है जी, बात समझ आई? करेक्ट। बाकी की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अगली क्लास में करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आई होप एन फैक्टर वाली गेम समझ आ गई होगी, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है क्या समझ आ गया होगा। बहुत बेसिक कराया है, अभी उसको आगे जाके और एडवांस करेंगे और फाइन करेंगे और रिफाइन करेंगे और बेटर कर देंगे, ठीक है। साथ में मिलके पढ़ना है, जोश मत खोना और जोश में होश मत खोना, एवरीथिंग। तो अब अपना ध्यान रखो, हम मिलेंगे कल, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और कंसंट्रेशन टर्म्स करेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे, ट्रस्ट में खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। पेन वेन को ठीक करके लाऊंगी मैं, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं,